बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस 12th स्टैंडर्ड का एक न्यू चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा पार्ट आपने 11th स्टैंडर्ड में पहले स्टडी कर लिया है। आज से हम लोग 12th स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको 11th स्टैंडर्ड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो सीरीज को देखने से पहले आपको 11th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ लेना है। Revise all the concepts and revise all the formula of 11th standard electrostatics from your textbook, and then you start watching this video series of 12th standard electrostatics. So let us start with 12th standard electrostatics. Let us understand the concept of electric flux. Electric flux is denoted by symbol phi, Greek alphabet phi, and flux इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है फ्लो। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिमिलर टर्म मैग्नेटिज्म में भी होता है। मैग्नेटिज्म में हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए लेट अस कंसीडर दिस एरिया, और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। वी हैव प्रोड्यूस्ड सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस एरिया। इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डायग्राम इज शोन बाय इमेजिनरी लाइन्स व्हिच आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, which are called electric lines of force. Electric field lines are also called electric lines of force. तो ये जो आप रेड कलर के लाइंस देख रहे हो, इन रेड कलर लाइंस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बट these लाइंस ऑफ फोर्स आर कंप्लीटली इमेजिनरी, ये तो रियल में होते नहीं। बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस पता चलता है। का मतलब जितने रीजन में हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे उतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव होगा, का मतलब उतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। तो इन दिस रीजन वी हैव प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट E बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए वी प्लेस वन टू डायमेंशनल एरिया। वी प्लेस वन टू डायमेंशनल एरिया। से फॉर एग्जांपल दिस इज टू डायमेंशनल एरिया। ओके, तो पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टू डायमेंशनल एरिया, और फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू some 3-dimensional surface। तो इस 2-dimensional एरिया को, सपोज इसका एरिया ds है, ये जो पूरा सरफेस है उसका मैंने एरिया कॉल किया ds। तो ये 2-dimensional एरिया को मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। आई कैन प्लेस 2-dimensional एरिया इन एनी वे। मैं इसको ऐसे रख सकता हूं, मैं उसको ऐसे भी रख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं। आई कैन प्लेस दिस एरिया इन एनी डायरेक्शन। तो मैंने इस एरिया को ऐसे रखा। फिर ये जो सरफेस है इसको बोलेंगे इसका प्लेन। दिस सरफेस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ दिस एरिया। ये उसका प्लेन हो गया। तो इट इज केप्ट लाइक दिस। फिर मैंने इस एरिया को एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। Normal drawn to a given area at a given point is called as area vector. Normal drawn to a given area at a given point is called area vector.
अगर मैंने इस एरिया को ds कॉल किया है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा उसको बोलेंगे वेक्टर ds। एरिया वेक्टर plays a very important role in electrostatics and electromagnetism। तो ये ds बार क्या है? एरिया वेक्टर। And what is area vector? Area vector is perpendicular या normal to the small elemental area at a given point. It is a perpendicular to the given area at a given point. और area vector उस area का direction होगा at that particular point. Let theta be the angle between electric field and area vector. Now when we place certain area in an electric field, then electric lines of force या electric field lines will pass through that area. The number of electric field lines passing through a given area या passing normally through a given area is called electric flux through that area. Simple words में जब भी आप किसी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसका मेजरमेंट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside an electric field, एरिया को कहां रखा है? Inside the electric field, is defined as the total number of electric field lines passing normally. Normally का मतलब perpendicularly through particular area, through that area. So this is definition of electric flux. Now how to calculate electric flux? Electric flux को हम लोग measure कैसे करेंगे? तो electric flux का symbol है phi. And electric flux is expressed as a scalar product of electric field and area vector. Electric flux is expressed as a scalar product of electric field and area vector. The we can say phi is equal to vector E dot vector ds. Then according to the definition of scalar product, E dot ds is equal to E ds cos theta, where theta is the angle between electric field and area vector. So this is the formula to calculate electric flux. It is E into area into cos of theta, where theta is the angle between electric field and area vector. Let us calculate SI unit and dimension of electric flux. देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? E मल्टीप्लाइड बाई एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट्स होते हैं। There are two units of electric field. Electric field can be measured in the unit Newton per coulomb या इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी मेजर्ड बाय द यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कुलोम या वोल्ट पर मीटर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉसिबल यूनिट्स है। मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलोम। या इसको सिंप्लीफाई कर तो 1 मीटर कैंसिल होगा तो वी गेट वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम या वोल्ट इनटू मीटर। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए phi इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई बाय ds। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज मल्टीप्लाई बाय एरिया ds। फिर मैंने इन सबके डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर दिया। फोर्स का डायमेंशन m1 L1 d-2, एरिया का डायमेंशन L2 और चार्ज का T1 A1। डायमेंशन ऑफ करंट कैन बी एक्सप्रेस आइदर बाय सिंबल A और बाय सिंबल I। तो फिर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? M1 L3 T-2 और T1 है तो T-3 हो जाएगा और ये A हो जाएगा E-1। ये होंगे डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी इसके बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3-डायमेंशनल सरफेस। Let us calculate electric flux through closed surface. And closed surface होगा 3-डायमेंशनल surface. एग्जाम्पल देना होगा तो स्पीयर या सिलेंडर। तो स्पीयर हो या सिलेंडर हो, ये सब क्या है? 3-डायमेंशनल क्लोज सरफेस है।
तो किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका क्या मेथड होगा, ये हम लोग स्टडी करेंगे। प्रीवियस केस में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया था, अभी हमको फॉर्मूला स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब एनी 3 डायमेंशनल सरफेस। तो सपोज इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाय दिस रेड कलर लाइंस व्हिच आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसका स्ट्रेंथ E है, वेयर E इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शोन बाय दिस एरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी मैंने एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो दिस इज वन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। इमेजिनरी क्लोज सरफेस, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। ये स्फीयर भी हो सकता था, ये सिलेंडर भी हो सकता है। तो मैंने एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी क्लोज सरफेस ड्रॉ किया है एंड इस क्लोज सरफेस का समझो टोटल एरिया एस है। जब हम लोग इस क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे। Total number of electric field lines passing normally through the closed surface is called electric flux through that surface. तो इस closed surface में से electric flux पास होगा, तो मतलब इस closed surface में से electric lines of force normally पास होंगे and that total number of lines of force is called electric flux. तो इस surface का electric flux फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 होगा, इस सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करो, या इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करो। ईच एरिया विल बी कॉल्ड एज एलिमेंटल एरिया। एक छोटा पार्ट होगा जिसको बोलेंगे एलिमेंटल एरिया, और हर एक छोटे एरिया का हम लोग वैल्यू डिफाइन करेंगे ds। तो s होगा टोटल सरफेस और ds होगा उसका एक स्मॉल पार्ट। तो ऐसे छोटे छोटे ds में ये पूरा क्लोज सरफेस डिवाइड हो गया। तो ds यहां पे भी है, ds उसके बाजू में भी है, ds उसके बाजू में भी है। तो दिस एंटायर सरफेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल एरिया, ईच ऑफ वैल्यू ds। नाउ वी कंसीडर वन सच एरिया ds। तो आप अब ये छोटा एरिया ds कंसीडर करो। फिर इस एरिया ds पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ गिवन एरिया एट अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर ds रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर, इट इज नॉर्मल टू द गिवन एरिया। नाउ दिस एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस थीटा विल चेंज विद द एरिया। का मतलब जैसे एरिया का पोजीशन चेंज होगा एंगल थीटा भी चेंज होगा। तो यहां पे एंगल थीटा इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ एरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एरिया को समझो यहां पे लिया होता, सपोज आई टेक अ स्मॉल एरिया ds यहां पे, तो उसका एरिया वेक्टर तो यहां पे होता, तो फिर ये एंगल होता थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर मैंने समझो एरिया यहां पे लिया होता यहां पे, तो फिर इस एरिया का एरिया वेक्टर तो यहां पे होता, तो फिर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर कितना होता 180 डिग्री। तो डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द गिवन एरिया थीटा विल चेंज बिकॉज एरिया वेक्टर विल चेंज। ओके, तो मैंने जो एरिया कंसीडर किया है इसका ये एरिया वेक्टर ds होगा। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया ds। हम लोग पहले क्या करेंगे, इस छोटे एरिया ds का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेथड बिकॉज इस मेथड को हमको आगे डेरिवेशन में यूज करना है। तो किसी क्लोज सरफेस का हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो स्टेप 1 क्या होगा, उस सरफेस को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करो। फिर उसमें से एक छोटा एरिया कंसीडर करो, छोटे एरिया का वैल्यू क्या होगा ds। फिर उसका एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, उसको बोलेंगे ds वेक्टर। फिर एंगल थीटा डिफाइन करो बिटवीन ds वेक्टर एंड ई वेक्टर,
का मतलब एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्मॉल एरिया ds is calculated by the formula d phi. d phi represent small flux. d सिंबल किसके लिए? स्मॉल वैल्यू के लिए। तो एरिया अगर स्मॉल होगा तो फ्लक्स भी स्मॉल ही पास होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंटल एरिया ds is d phi. इसका सिंबल d phi. And how to find d phi? Vector E dot vector ds. And vector E dot vector ds is E ds cos theta according to the definition of scalar product. अभी ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ वन स्मॉल एरिया। फिर जितने भी छोटे छोटे एरियाज यहां पे बनेंगे उन सबके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग समेशन करेंगे। जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे एरिया होंगे सब छोटे एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा और फिर इन सब फ्लक्स का हम लोग क्या करेंगे? समेशन करेंगे। एंड दैट समेशन इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर क्लोज्ड सरफेस, इसको मैंने क्या कॉल किया? फाई। तो ये फाई कैसे फाइंड करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। बट बीच में सर्कल ड्रॉ किया। तो जब भी आप इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर ऐसा सर्कल ड्रॉ करोगे, लुक एट दिस सिंबल, ये सिंबल किसका है? इंटीग्रेशन का है। बट जब भी आप इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे सर्कल ड्रॉ करोगे तो इस सर्कल का मतलब होता है इंटीग्रेशन इज परफॉर्म ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो जब भी आप किसी क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इंटीग्रेशन सरफेस के अंदर ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है और इस सिंबल का मतलब होगा इंटीग्रेशन ओवर सम क्लोज्ड सरफेस। ये हो गया इस सिंबल का मीनिंग। इट इज इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी फाई या इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ डी फाई कितना था? ई डी एस कॉस थीटा। तो पहले एक स्मॉल एरिया का डी फाई फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर टोटल सरफेस का फाई फाइंड करने के लिए उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज मेथड यूज्ड to calculate electric flux through any closed surface. नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इज वेरी यूजफुल in finding electric field due to any charge distribution। का मतलब गॉस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये गॉस थ्योरम का यूजफुलनेस है। तो गॉस थ्योरम कहां पे यूज करना है? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर वो स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, थिन प्लेट भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी चार्ज का हम जो समझो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वहां पे गॉस थ्योरम यूजफुल होगा। Now before I give the statement of Gauss theorem, let us first understand its diagram and then I give the statement of the Gauss theorem और फिर मैं गॉस थ्योरम को प्रूव करूंगा। Let us consider one charge Q. It's a point charge. इसको यहाँ पे रख दिया है। तो ये चार्ज Q है। It may be positive charge और it may be negative charge. हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, बट यू कैन कंसिडर नेगेटिव चार्ज ऑल्सो। नाउ अगर मैंने चार्ज Q यहाँ पे प्लेस किया तो चार्ज अपने सराउंडिंग रीजन में क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो इस चार्ज के अराउंड में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पॉइंट P कंसिडर किया। तो कंसिडर पॉइंट P विच इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज एंड लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज बी इक्वल टू R। तो ये पॉइंट P चार्ज से डिस्टेंस R पे है, का मतलब ये डिस्टेंस R होगा। अगर पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इस पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा।
ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज शोन बाय सिंबल E। तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा ये ऐसे आउटवर्ड होगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा? बिकॉज चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे इनवर्ड होता। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है तो मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। If I want to find electric field at point P, then I have to apply Gauss theorem. Gauss theorem जब भी आप अप्लाई करोगे तो उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है? तो Gauss theorem अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस को कंसिडर करेंगे। You will draw imaginary closed surface. इमेजिनरी होगा, हाइपोथेटिकल होगा और रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड सच अ इमेजिनरी क्लोज सरफेस विल बी कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होगा जिसको हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेना है। फिर वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है। दैट शेप डिपेंड्स अपॉन आवर डेरिवेशन। का मतलब हमको कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है। तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल भी हो सकता है, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, बट गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होगा जिसको हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहां मैंने गॉसियन सरफेस को स्फेरिकल शेप में लिया है। लेट S रिप्रेजेंट स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। उसके बाद आप इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसिडर करो, एक छोटा उसका एरिया कंसिडर करो एंड लेट दिस स्मॉल एरिया बी ds, जो मैंने यहां पे शेड किया है। तो ds होगा एक छोटा एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस और ये एरिया मैंने पॉइंट P के सराउंडिंग में लिया है बिकॉज हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अगर मैंने इस छोटे एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर का मतलब नॉर्मल ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द गिवन एरिया इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो अगर छोटा एरिया ds है तो उसका एरिया वेक्टर होगा वेक्टर ds। तो यहां पे देखो E वेक्टर एंड ds वेक्टर, ये दोनों वेक्टर पॉइंट P पे देखो सेम डायरेक्शन में है। तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एट पॉइंट P एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो एंगल बिटवीन देम कितना होगा? 0 डिग्री। बिकॉज दिस टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा बिकम 0। अगर ये चार्ज Q है तो इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगे। अगर ये चार्ज Q है तो इस Q में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज होंगे एंड पॉजिटिव चार्ज के लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होते हैं? रेडियली आउटवर्ड। तो इस Q में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे रेडियली आउटवर्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस में से पास होंगे। तो देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस and total number of electric field lines passing through any closed surface को उन्होंने क्या डिफाइन किया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस स्फेरिकल सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा बिकॉज देयर इज सम चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे और ये फील्ड लाइंस इस स्फेरिकल सरफेस में से पास होंगे एंड टोटल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस? इट इज क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। और यहां उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया बाय द सिंबल phi टू द बेस E। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। E का मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो phi E का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
और उसका फॉर्मूला क्या है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा पूरे सरफेस का, इट इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0 का मतलब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। Q इन का मतलब टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। जैसे इस केस में टोटल चार्ज कितना है स्फीयर के अंदर, Q, तो Q इनसाइड कितना होगा, Q। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। तो अगर आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट याद करें तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। And with the help of this statement, we construct the statement of Gauss theorem. So let us come to statement of Gauss theorem. The total electric flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times the net charge या total charge enclosed by the closed surface. ये होगा statement of Gauss theorem. So according to Gauss theorem, phi E, that is electric flux, equals to close integral vector E dot vector ds equals to Q inside upon epsilon 0. तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन अ क्लोज सरफेस S। का मतलब सबसे पहले हम लोग पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने बोला गॉस थ्योरम का यूज क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको ये फॉर्मूला प्रूव करना है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करेंगे। जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तभी यहां से शुरू करके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फाइंड करेंगे, रिवर्स जाएंगे। अभी तो हमको गॉस थ्योरम प्रूव करना है तो हम लोग शुरुआत इलेक्ट्रिक फील्ड से करेंगे। जब भी गॉस थ्योरम किसी सरफेस को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अभी हमको ये फॉर्मूला मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर, वेयर Q इज द चार्ज एंड R होगा P का डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q। तो स्टेप 1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का फॉर्मूला, इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। फिर इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया ds। इसका मतलब हम लोग पहले इस एरिया ds का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। हम लोग पहले फाइंड करेंगे एरिया ds में से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, और लाइंस ऑफ फोर्स कहां से निकल रहे, इस चार्ज में से निकल रहे। तो स्टेप नंबर 2 इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds, और इसका फॉर्मूला हमको पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds। तो d phi is equal to E ds cos theta. This is the formula for electric flux passing through small area ds. यहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। देखो डायग्राम में E वेक्टर एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो सिंस थीटा इज 0 डिग्री, cos theta becomes 1, तो therefore formula becomes E into ds। तो ये होगा एक स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया। और फिर स्टेप नंबर 3 में हमको फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। हमने गॉसियन सरफेस को यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस लिया है, तो पहले मैंने छोटा फ्लक्स फाइंड किया, अभी मैं क्या फाइंड करूंगा, टोटल फ्लक्स। एंड जब भी हम लोग गॉस थ्योरम को आगे यूज करेंगे तो हम लोग यही 2 स्टेप को फॉलो करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद जब हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम लोग इन 2 स्टेप को फॉलो करेंगे, छोटा फ्लक्स उसके बाद टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, का मतलब इस फॉर्मूला का इंटीग्रेशन करेंगे। ये मैंने d phi को सब्स्टिट्यूट कर दिया,
बट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट का कांस्टेंट होगा। का मतलब इस गॉसियन सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, बिकॉज सबका डिस्टेंस q से तो r ही होगा। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो फिर इंटीग्रेशन किसका होगा? एरिया ds का होगा। अगर आप एरिया ds को ऐड करोगे, का मतलब इस पूरे स्फीयर के छोटे छोटे एरिया अगर आप ऐड करोगे तो आपको इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा। तो इंटीग्रल ds होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4 पाई r²। ये हो गया इंटीग्रल ds का वैल्यू। और फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 पाई गैस कैंसिल, r² गैस कैंसिल, q/ε0 बच गया। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू q/ε0, एंड दिस प्रूव्स द गॉस थ्योरम, बिकॉज गॉस थ्योरम को क्या प्रूव करना था? फ्लक्स इक्वल्स टू q/ε0। यहां पे q क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यहां पे q क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो एक ही चार्ज यहां पे एनक्लोज हुआ था, इसलिए यहां पे q आ गया। अगर समझो इस सरफेस के अंदर n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, समझो 2 चार्ज होंगे, यहां पे q1 है और समझो यहां पे चार्ज q2 होता, तो मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर 2 चार्ज होते हैं, q1 एंड q2। तो फिर हमको यहां पे क्या मिलता? q1 प्लस q2/ε0 मिलता। तो ऐसे अगर n नंबर ऑफ चार्जेस इस सरफेस के अंदर होते, कितने चार्जेस? n चार्जेस, q1, q2, q3, q4, qn, ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस होते, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? समेशन ऑफ q, का मतलब q1 प्लस q2 प्लस q3 अप टू qn डिवाइड बाय ε0। तो हमने गॉस थ्योरम एक चार्ज के लिए प्रूव किया, वैसे अगर n नंबर ऑफ चार्ज होते तो हम लोग यहाँ पे उसका समेशन करते। तो दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इन डिफरेंट केसेस। का मतलब गॉस थ्योरम को यूज करके डिफरेंट सरफेसेस का हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉर्मली आस्क्ड इन JEE एंड नीट एग्जामिनेशन। तो ये जो कंसेप्ट है ये JEE और नीट एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन डिफरेंट केसेस। केस 1, a charge q is placed at the center of an imaginary hemispherical surface. तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर। तो फिर इस हेमिस्फीयर में कितना फ्लक्स पास होगा ये हमको फाइंड करना है। एंड फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, एक हेमिस्फीयर है, तो चलो इसको अभी हेमिस्फीयर मान लेते हैं। ये है तो थोड़ा अलग है, लेकिन इसको हम लोग हेमिस्फीयर एज्यूम कर लेते हैं। तो ये एक हेमिस्फीयर है, का मतलब स्फीयर का आधा पार्ट है, और इसके सरफेस पे चार्ज q रखा है। तो चार्ज q कहां पे है? ऑन द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। एग्जैक्टली इसके सरफेस पे चार्ज q रखा है। अगर चार्ज q रखेंगे तो इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, है ना? तो देयर आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम दिस चार्ज, एंड अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आउटवर्ड जाएंगे। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस हेमिस्फीयर में से पास होंगे, एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू हेमिस्फीयर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फीयर, जो हमको पूछा गया है। बट इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यूज किसको करेंगे? गॉस थ्योरम को। और गॉस थ्योरम किसको अप्लाई करना है? टू सम इमेजिनरी क्लोज सरफेस, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको गॉसियन सरफेस पहले अप्लाई करना पड़ेगा, या गॉसियन सरफेस हमको पहले यूज करना पड़ेगा। एंड गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है, और हेमिस्फीयर जो है वो तो ओपन सरफेस हो गया, बिकॉज ये तो आधा ही स्फीयर है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस हेमिस्फीयर को पूरा स्फीयर बना देंगे।
so that this becomes a complete sphere and it becomes a closed surface. तो फिर इस closed surface को we can apply Gauss theorem. तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा स्फीयर बना देंगे. तो ये अगर हेमिस्फीयर है तो ये भी दूसरा हेमिस्फीयर होगा एंड नाउ द स्फीयर इज कंप्लीट. तो ये बन गया पूरा स्फीयर. अभी एज्यूम करो कि पूरा स्फीयर है ना, शेप तो स्फीयर नहीं दिख रहा है बट एज्यूम करो कि पूरा स्फीयर है. तो अगर ये पूरा स्फीयर हमने कंप्लीट कर दिया तो फिर चार्ज क्यू जो सरफेस पे था ये हो गया स्फीयर के सेंटर पे, है ना. तो नाउ द चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. तो पहले तो हमको हेमिस्फीयर दिया था बट गॉस थ्योरम अप्लाई करते किसी क्लोज सरफेस को तो हमने हेमिस्फीयर का पूरा स्फीयर बना दिया, एक और हेमिस्फीयर उसके ऊपर रख दिया. सो नाउ चार्ज क्यू इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड देन वी अप्लाई गॉस थ्योरम. नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम हम लोग पहले फाइंड करेंगे इस पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा. का मतलब इस पूरे स्फीयर में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस स्फीयर विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस स्फीयर and that can be obtained by using Gauss theorem. According to Gauss theorem, electric flux is charge enclosed upon epsilon 0. इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है, Q. तो चार्ज एनक्लोज्ड या चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज Q. तो Q इनसाइड कितना हो गया Q, बिकॉज इस स्फीयर के अंदर चार्ज Q है. तो फिर पूरे स्फीयर का फ्लक्स कितना है, Q by epsilon 0 अकॉर्डिंग टू Gauss theorem. तो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट स्फीयर. ठीक है. तो अगर ये पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो हमको तो पूछा है हेमिस्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो बाय सिमेट्री हेमिस्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो पूरे स्फीयर का आधा होगा, बिकॉज ये जो स्फीयर बना है ये दो हेमिस्फीयर से बना है ना. दो हेमिस्फीयर का तो स्फीयर बना है. तो अगर पूरे स्फीयर का फ्लक्स इतना है तो आधे स्फीयर का जो फ्लक्स होगा वो इसका आधा होगा. तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द हेमिस्फीयर इज 5/2. दिस इज 5. 5 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द एंटायर स्फीयर. तो एक पूरे स्फीयर का जो आधा फ्लक्स होगा वो हेमिस्फीयर में से पास होगा. तो आवर आंसर इज Q/2 epsilon 0. तो क्वेश्चन क्या था, इफ अ चार्ज Q is placed at the center of a hemispherical surface, what is the amount of charge passing, what is the amount of flux passing to the hemisphere? तो आंसर इज Q/2 epsilon 0. Okay, now we discuss second case of calculation of electric flux. देखो कंडीशन क्या है. A charge capital Q is placed at a distance a/2 above the center of a horizontal square of side length e. तो एक स्क्वायर प्लेट है, अभी इसको स्क्वायर प्लेट मान लो. तो दिस इज वन स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ ए. का मतलब ये साइड भी ए होगा और ये साइड भी ए होगा. ठीक है. तो ये एक स्क्वायर प्लेट है. अभी इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है. तो अगर साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इज ए तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एट डिस्टेंस ऑफ a/2 का मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा a/2. यहां पे चार्ज क्यों रखा है. तो सिचुएशन कुछ ऐसे होगा, स्क्वायर प्लेट डिस्टेंस a/2 और यहां पे चार्ज क्यों रखा है. चार्ज यहां पे होगा किधर तो, और चार्ज का डिस्टेंस कितना है सेंटर से Q/2. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इस प्लेट में से कितना फ्लक्स पास होगा, बिकॉज इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल पास ऑल ओवर, है ना, सब जगह सब डायरेक्शन से लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे. तो हमको पता करना है कितने लाइंस ऑफ फोर्स इस स्क्वायर प्लेट में से पास होंगे, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. वापस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका फाइंड करने के लिए वी अप्लाई गॉस थ्योरम, बट गॉस थ्योरम इज अप्लाइड टू सम गॉसियन सरफेस एंड गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है. तो हमको क्या करना है, यहां पे एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना होगा इन सच अ वे दैट दिस चार्ज Q लाइज एट द सेंटर. तभी हम लोग सिमेट्री अप्लाई कर पाएंगे. अगर ये चार्ज गॉसियन सरफेस के सेंटर पे नहीं होगा तो हम लोग सिमेट्री कंडीशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो हमको क्या सोचना है कि अगर मुझे इस स्क्वायर प्लेट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है
तो मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा, बट गॉस थ्योरम इज अप्लाइड टू सम क्लोज सरफेस. स्क्वायर प्लेट इज नॉट अ क्लोज सरफेस. क्लोज सरफेस इज 3 डायमेंशनल एंड दिस प्लेट इज 2 डायमेंशनल. तो हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस डिजाइन करेंगे सच दैट स्क्वायर प्लेट उसका एक साइड होगा एंड चार्ज शुड बी एट द सेंटर. तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेट के साथ में और 5 स्क्वायर प्लेट ज्वाइन करेंगे टू मेक इट अ क्यूब. मतलब ये अगर स्क्वायर प्लेट है तो यहां पे एक स्क्वायर प्लेट ले लो, इधर एक स्क्वायर प्लेट लो, फिर टॉप पे ले लो, फिर एक आगे ले लो और एक इसके पीछे ले लो. का मतलब ऐसे ऐसे कितने लेने हैं मुझे, 6 है ना. ये 1 हो गया, तो 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ऐसे 6 प्लेट को ज्वाइन करके क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा, है ना. तो क्यूब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्क्वायर प्लेट. तो ऐसे और 5 स्क्वायर प्लेट को जोड़ के हम लोग क्या बनेंगे, एक क्यूब बनाएंगे, है ना. कुछ इस तरह होगा, देखो समवट लाइक दिस. ये बन गया क्यूब. का मतलब ये अगर एक स्क्वायर प्लेट है, ये अगर एक स्क्वायर प्लेट है तो इसके जैसे और 5 स्क्वायर प्लेट को ज्वाइन करके देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 स्क्वायर प्लेट का एक क्यूब बन गया, है ना. और चार्ज कहां पे आ गया, उसके सेंटर पे आ गया. चार्ज आ गया उसके सेंटर पे. तो चार्ज अगर इसके सेंटर पे है तो ये बन गया एक सिमेट्रिकल बॉडी, है ना. क्यूब बिकम सिमेट्रिकल बॉडी और चार्ज कहां पे, उसके सेंटर पे. एंड देन वी अप्लाई गॉस थ्योरम. तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, क्यूब बन गया क्लोज सरफेस. तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस कितना होता है, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0. ये मैंने गॉस से अप्लाई किया. तो अभी ये जो अपना क्यूब है, जो गॉसियन सरफेस होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो गया, क्यूब, है ना. पूरे क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो गया, क्यूब. तो यहाँ पे क्यू इनसाइड इज क्यूब, तो पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन 0. इसका मतलब इस कैपिटल क्यूब में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, जो इस क्यूब में से पास होंगे, तो इस क्यूब में से टोटल कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे, क्यू बाय एप्सिलॉन 0. तो अगर ये पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो अभी सिमेट्री अप्लाई करो. क्यूब कितने स्क्वायर फेसेस का बना है, का मतलब ये जो क्यूब है इसमें कितने स्क्वायर फेस होंगे, 1 2 3 4 5 और 6. तो पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, क्यूब एप्सिलॉन 0. तो फिर एक सरफेस में से कितना पास होगा, इसका 1/6, बिकॉज तो सिमेट्रिकल बॉडी है. तो पूरे क्यूब का फ्लक्स अगर क्यूब एप्सिलॉन 0 है तो एक स्क्वायर फेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 5 वो कितना होगा, 5/6. मैंने 6 से डिवाइड क्यों किया, बिकॉज क्यूब कंसिस्ट ऑफ 6 स्क्वायर फेसेस. तो बस 5 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो 5 कितना है, क्यूब एप्सिलॉन 0. तो दिस इज क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन 0. तो आंसर क्या होगा, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन 0. इसका मतलब पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर क्यूब एप्सिलॉन 0 है तो एक स्क्वायर फेस जो होगा उसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन 0. तो ये जो अपना कंडीशन था, इसमें एक स्क्वायर प्लेट था, तो अगर चार्ज क्यू यहां पे रखा है तो इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन 0. ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. केस नंबर 3 में एक क्यूब का हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है. ओके, क्यूब इज अ सिमेट्रिकल बॉडी. ठीक है, तो यहां मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया. तो ये क्यूब है और चार्ज स्मॉल क्यूब, क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा है और उस चार्ज का वैल्यू है स्मॉल क्यूब. ठीक है, तो चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब. तो फिर हम लोग इस क्यूब के अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन करेंगे. सबसे पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कंप्लीट क्यूब. तो अगर एक क्यूब है जिसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है तो इस पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा.
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस, और लाइंस ऑफ फोर्स कौन एमिट कर रहे हैं? चार्ज। तो इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एमिट होंगे जो इस क्यूब में से पास होंगे, तो इस क्यूब में से जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज ऑब्टेन्ड बाय गॉस थ्योरम। तो पूरे क्यूब का अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो आई विल अप्लाई गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज, का मतलब चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो अभी इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? इस पूरे क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है? क्यू। तो चार्ज इनसाइड द क्यूब इज क्यू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंप्लीट क्यूब विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। ओके, अभी सेकंड केस में हमको फाइंड करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू या फ्लक्स लिंक विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो मतलब क्यूब की एक फेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो क्यूब में कितने फेस होंगे, है ना? क्यूब में कितने फेस होंगे? तो अगर एक क्यूबिकल बॉडी है तो उसके फेस कितने होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब क्यूब हैज गॉट हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस। एंड टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू 6 फेसेस कितना था? क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो इज अ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द 6 फेसेस, एंड क्यूब इज अ सिमेट्रिकल बॉडी। तो सिमेट्रिकल बॉडी में से अगर 6 फेसेस में से इतना फ्लक्स पास हो रहा है तो एक फेस का कितना होगा? डिवाइड बाय 6 करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस विल बी 5 टोटल डिवाइड बाय 6। मैंने 6 से डिवाइड इसके लिए किया बिकॉज क्यूब हैज गॉट 6 फेसेस। तो 5 टोटल कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो इसको 6 से डिवाइड करो तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो। तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। ओके, केस नंबर 3, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच एज ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के एक एज में से, समझो चार्ज क्यू यहां पर है, तो क्यूब के एक एज में से कितना फ्लक्स पास होगा ये फाइंड करो। अभी पहले समझेंगे एज क्या होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑफ द क्यूब। तो क्यूब में कितने एज होंगे ये पहले हम लोग गिन लेंगे, है ना? कितने एज होंगे हम लोग गिन लेंगे। तो यहां से हम लोग गिनना शुरू करते हैं। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो क्यूब में कितने एज होंगे? 12, है ना? अभी मैंने आपको गिन के बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो क्यूब में अगर 12 एजेस है तो पूरे 12 एज में से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, बराबर? तो अगर 12 में से इतना फ्लक्स पास हो रहा है तो एक एज में से कितना होगा? डिवाइड बाय 12। यहां मैंने 12 से डिवाइड क्यों किया? बिकॉज क्यूब में 12 एजेस होते हैं। तो इट इज 5 टोटल डिवाइड बाय 12। तो आंसर क्या होगा? क्यू बाय 12 एप्सिलॉन जीरो। टोटल को 12 से डिवाइड करेंगे। एंड लास्ट में फाइंड करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच कॉर्नर या ईच वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। तो अभी गिनना है क्यूब में कितने कॉर्नर होंगे या क्यूब में कितने वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स का मतलब ये वाले पॉइंट, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? एज। तो ये फेस है, ये एक एज हो गया और एक कॉर्नर या वर्टेक्स हो गया। तो क्यूब में कितने वर्टेक्स होंगे या क्यूब में कितने कॉर्नर होंगे इसको गिनते हैं। चलो गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्यूब में कितने वर्टेक्स होंगे? 8। इन कॉर्नर को बोलेंगे वर्टेक्स। तो बाय सिमेट्री 8 वर्टेक्स में से का मतलब 8 कॉर्नर में से ये उसके वर्टेक्स होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पूरे 8 कॉर्नर मिला के कितना फ्लक्स पास हो रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो अगर ये फ्लक्स 8 कॉर्नर में से पास हो रहा है तो फिर एक कॉर्नर में से थ्रू वन कॉर्नर, दिस इज फॉर 8 ना, दिस इज फॉर 8 कॉर्नर,
तो फॉर वन कॉर्नर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, phi टोटल बाय 8 एंड दैट इज q बाय 8 एप्सिलॉन 0. दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉर्नर. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन इन द केस ऑफ Q.